बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके संगजानी में जो जलसा किया है, जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से पावर शो किया गया है। पीटीआई का ये जलसा नाकाम हुआ, कामयाब हुआ? जलसे में कितने लोग थे और माफ़ी क्यों मांगी गई आवाम से? और कुछ दीगर भी ख़बरें हैं इस जलसे से जुड़ी, जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ अहम ख़बरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्यों इनकार किया? सुप्रीम कोर्ट से कंप्यूटर चोरी हो गए, भर्तियां का कोई मामला था, भर्तियों का कोई मामला था, उस पर भी हम बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से बस ज़ुबानी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान को क्या जवाब दिया गया, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ अपनी पहली ख़बर से करते हैं। और नाज़रीन, ये मशरूत तौर पे यानी आपको ये बताते चलें कि जो मौलाना ने तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान को बस ज़ुबानी पे जवाब दिया, अगर हमारे पास वक्त बचा तो फिर ये ख़बर शेयर करेंगे, लेकिन अगर वक्त ना हुआ तो फिर इसे कल सुबह का जो व्लॉग है उसमें ये जो डिटेल है इस खबर की आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जलसा किया, बहुत अरसे से तहरीक-ए-इंसाफ़ कह रही थी कि जलसा करना है, जलसा करना है, जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। तो जलसे की इजाज़त भी हुई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जलसा भी कर लिया। अब ये जलसा नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, डायरेक्टली इस मौजू पर आने से पहले मामला नाज़रीन ये है कि जलसे में बदनज़मी देखी गई, धक्कम पील देखी गई। और शेर अफजल मरवत साहब, जो हमें लगा था कि शायद उन्होंने अपने जज्बात पे, एहसासात पे और ख़ास तौर पे अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, लेकिन कल मरवत साहब फिर आपे से बाहर हो गए। एक आपने मंज़र यानी सीन देखा था एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में, जहाँ शेर अफजल मरवत जो हैं अफनानुल्लाह पे चढ़ दौड़े थे, और उसके बाद फिर कल जलसे में धक्कम पील पर जो है मरवत साहब ने अपनी पार्टी के कारकुन को जो है वो थप्पड़ जड़ दिया, उनको थप्पड़ मार दिया। तो मरवत साहब ने थप्पड़ जड़ दिया। दूसरा नाजरीन, इस जलसे के हवाले से आप पहले भी टीवी पे देख चुके हैं, अब तो पूरे नेशनल मीडिया पे दिखाया गया। पहले तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि किस तरीके से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने इस जलसे के लिए जो है वो अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया। हालांकि एक सियासी जमात का जलसा है, आपके पास फ़ंड भी हैं, आपके पास फाइनेंसर भी हैं, एटीएम भी आपके पास मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि आप रियासत के सूबे के वसाइल का इस्तेमाल करें तो मुनासिब ये होता, जैसे आप कहते हैं कि हम तब्दीली के लिए आए हैं, वो तब्दीली आप दिखाते। तो ये आपने रियासत के वसाइल का इस्तेमाल करके कोई तब्दीली वाला काम नहीं किया, वही काम किया है जो स्टेटस को में आज तक होता आया। दूसरा नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा भी हैं और साबिक़ सदर पाकिस्तान भी हैं। अब इनका हाल ये देखें, मैं अब डायरेक्टली आ रहा हूँ इस पे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा कामयाब हुआ या फिर नाकाम हुआ, लेकिन अलवी साहब की जो ट्वीट है उस पर बात करना ज़रूरी है। अलवी साहब ने ट्वीट की कोई पुरानी वीडियो और उसके ज़रिए तासुर देने की अलवी साहब ने कोशिश की कि लोगों का हजूम जो है वो संगजानी के जलसे में उमड़ आया है, सैलाब आ गया है लोगों का, समंदर आ गया है, हुकूमत तो स्पेन चली जाए, यानी स्पेन का रास्ता दिखा रहे थे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अलवी साहब की ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई x.com पे। उसके बाद लोगों ने सदर साहब की क्लास ले ली। सदर साहब को जान छुड़ाना हो क्या मुश्किल हो गया, लेकिन जान छुड़ाई सदर साहब ने, अलवी साहब ने जान छुड़ाई, लेकिन अपनी ट्वीट डिलीट करके और अपनी गलती का एतराफ़ करके। क्या लिखा आरिफ अलवी साहब ने कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, हक़ाइक़ की जांच पड़ताल मैंने की है, वो जो वीडियो मैंने पब्लिक की थी, वायरल की थी, यानी x.com पे पोस्ट की थी, वो माजी की थी। मैं माजरत खा हूँ, मैं आवाम से माफ़ी चाहता हूँ। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, सिर्फ गलती से जो है वो इस्लाह पे जो है वो काबू पा, सिर्फ गलती की इस्लाह जो है वो काबू पा सकती है इस किस्म के मामलात पे। यानी अवाम से माफ़ी मांग ली, गलत इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक करने पे तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब ने। अब नाज़रीन,
जलसा कामयाब था या जलसा नाकाम था, तो इसका मुख्तसर सा जो चीज़ मेरे पास खुलासा है। वैसे तो नाज़रीन जो इदाद शुमार आ रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, उसमें बताया जा रहा है कि कोई 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 15,000 16,000 बताया जा रहा है, मैंने खुद नहीं देखा। लेकिन मैं इन इदाद शुमार पर रिलाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो इदाद शुमार आ रहे हैं वो 15,000 से ज़्यादा के नहीं बताए जा रहे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर बात पुरानी 14 अगस्त की और कोई पास की वीडियो ये मतलब पब्लिक करने पे आ गई हैं, माजी की वीडियो दिखा के ये बताने पे आ गए कि देखिए हमारा जलसा कितना बड़ा है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया होगा। जब तक रोशनी थी, 7 बजे तक का वक्त था, 7 बजे से पहले अंधेरा छा जाता है, जब तक रोशनी थी तब तक के मनाज़िर भी हमने देखे हैं कि जलसा गाह में टामा टामा कोई बंदा नज़र आता था। और 7 बजे से पहले जो डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान मेमन, उनकी जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया था और ये ऐलान, ये मैसेज तहरीक-ए-इंसाफ को दे भी दिया गया था कि अगर आप डिले करते हैं, 7 बजे तक की आपकी कमिटमेंट है, 4 बजे से 7 बजे तक तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा करना था, लेकिन अगर इसकी वायलेशन की जाती है, क्योंकि ये जो मुआहदा है उस मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी होगी अगर जलसा 7 बजे से आगे जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन साहब ने कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे, आइंदा फिर तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी इस्लामाबाद में। दूसरा एक्शन ये हो सकता है कि जो माइक हैं, जो स्पीकर हैं जलसे के, वो बंद कर सकते हैं, लाइट्स बंद की जा सकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया नाज़रीन, ये जब नाज़रीन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के वाले से 7:15 बज चुके हैं, मैं 7:15 बजे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये उनका 7 बजे से पहले का स्टेटमेंट है, अब हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद कोई एक्शन भी लिया जाए, लेकिन साथ में डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना है कि जो एंट्री पॉइंट है जलसे में अंदर जाने के, वो भी हमने रोक दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद अली मिन गंडापुर साहब भी जो है उनको भी कोई झटका वटका लगे इस सारे मामले पे। हमाद अज़हर साहब ने खिताब किया, शिबली फराज ने किया, बैरिस्टर गौर साहब ने किया, ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस और इदारों को मतलूब हैं। तो देखते हैं, कहा तो जा रहा है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो देखते हैं कोई एक्शन, कोई गिरफ्तारी क्या होता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो, बल्कि मौलाना साहब वाली ख़बर पहले आपके साथ शेयर कर लें, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। नाज़रीन ये जो बैरिस्टर सैफ साहब ने स्टेटमेंट दिया मौलाना फजल रहमान और मौलाना साहब की पार्टी के ख़िलाफ़, उस पर दरअसल मौलाना फजल रहमान की जमात का रद्द-ए-अमल आया और सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और ये रद्द-ए-अमल दिया गया है जो तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम पे, उनके असलम गौरी साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें एक तो इमरान खान साहब से कहा गया, जैसे बाल के इमरान खान साहब भी तहरीक-ए-इंसाफ हैं, उनसे कहा कि बैरिस्टर सैफ के इस स्टेटमेंट की वजाहत दी जाए, जिसमें मौलाना फजल रहमान और जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम पे, उन पे बड़े संगीन नोयत के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक तो वजाहत मांगी है, दूसरा असलम गौरी साहब ने, तर्जमान JIU ने यह कहा है कि ये जहनी पस्ती की निशानी है जो बैरिस्टर सैफ ने, अली सैफ ने जो स्टेटमेंट दिया है मौलाना साहब के ख़िलाफ़ या जमीयत उलमा इस्लाम पे के ख़िलाफ़, और PTI से मुतालबा किया है कि इस बदजुबान को कंट्रोल करें। यानी मौलाना साहब की जमात के तर्जुमान ने बैरिस्टर अली साहब को बदजुबान करार दिया है कि ये तो परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत की निशानी है। और आगे चल के कहा गया कि PTI, तर्जुमान कहते हैं कि PTI अपने ज़ोरे बाजू पर अपनी तहरीक चला रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ताना भी तहरीक-ए-इंसाफ को दिया गया, आपके पास तो बंदे हैं नहीं, आपको तो हमारे ज़रूरत है, हमने तो मीनार पाकिस्तान के पर इतना बड़ा मजमा कर दिया, कादियानियों को जो गैर मुस्लिम करार दिया गया उसकी 50 साल तकरीब में कितना बड़ा मजमा मौलाना फजल रहमान ने किया, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे उसका हवाला भी दिया गया। और फिर ये भी तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम पे और PTI ने आगे बढ़ना है तो फिर ऐसे नासर, बैरिस्टर सैफ जैसे जो नासर हैं, इनका ख़ात्मा करना पड़ेगा, इनका कला कमा करना पड़ेगा। वैसे नाज़रीन जो तहरीक-ए-इंसाफ का आज का जलसा है उसे हुकूमत ने भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने, ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तरद ही करना था और हुकूमत ने इस जलसे को एक्सेप्ट तो नहीं करना था। लेकिन अता तार साहब ये कहते हैं
कि अवाम ने तहरीक इंसाफ के जलसे को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो दो खबरें जिनकी डिटेल मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन FIR दर्ज हुई है जिसमें जो IT के डिपार्टमेंट के हेड हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मुद्दत में मुतलका थाना सेक्रेटेरिएट में और 2 अफराद को नामजद किया गया है। एक नैब कासिद हैं फैसल खान, दूसरे जाहिद इकबाल हैं जो कि ड्राइवर हैं, और इन पर मुकदमा ये दर्ज हुआ है कि इन्होंने 2 कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से चुराए हैं। और ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें नाज़रीन ये बताया गया है कि 20 जून 2024 को ये कंप्यूटर ख़रीदे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 306 में ये कंप्यूटर रखे गए थे, लेकिन जब ये कंप्यूटर यहाँ से शिफ्ट किए गए तो उसमें 2 कंप्यूटर जो है वो कम पाए गए। तो 2 कंप्यूटर कम होने पे जब दोबारा गिनती भी की गई और CCTV फुटेज भी देखी गई तो उसमें ये जो नायब कासिद हैं फैसल खान जो कि परवेज़ इकबाल डिप्टी रजिस्ट्रार उनके साथ होते हैं, और जो जाहिद खान हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक अहमद उनके साथ होते हैं, ये कोई मतलब मशकूक सरगर्मियों में वहाँ पे देखे गए। कोई बैग आता है, ये बैग लेके आते हैं, बैग में डाल के नीचे ये कंप्यूटर लेके जाते हैं, तो उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज जो है वो करवा दिया जाता है। अब इसमें जो जाहिद इकबाल हैं ये तो नाज़रीन गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन जो फैसल खान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये नाज़रीन इनिशियल ख़बर है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ और भी डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फैसल खान के नाज़रीन जो वालिद थे वो भी ड्राइवर थे, खुद तो ये नायब कासिद हैं, फैसल खान इनके वालिद ड्राइवर थे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के। जो जाहिद इकबाल हैं ये भी ड्राइवर हैं, ये भी बंदियाल साहब के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन इनका ड्राइवर होने से चीफ जस्टिस या साबिक चीफ जस्टिस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन नाज़रीन जब ये बात सामने पता चली, क्योंकि जाहिद इकबाल ने जब ये कंप्यूटर शिफ्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक से जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है वहाँ तक, तो चीफ जस्टिस काजी फायसा के जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, उनकी गाड़ी को इस्तेमाल किया बग़ैर उनको बताए, बग़ैर उनके नॉलेज में लाए। फिर उस पर यह हुआ कि जब ये बात पता चली तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने रजिस्ट्रार साहिबा से कहा कि इस पर आप FIR दर्ज कराएं सबके ख़िलाफ़। आगे से कहा गया कि इसमें तो आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उसका बेशक मेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई, आप FIR दर्ज कराएं, जो वाक़यात हैं उसको उसी तरीके से रिपोर्ट करें। अच्छा, जब FIR का पता चला जाहिद इकबाल को, तो जाहिद इकबाल दौड़े दौड़े चले गए, जो कि ड्राइवर भी थे मुश्ताक साहब के, उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे तो इस फैसल खान ने बताया था कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार का कुछ सामान है जो नीचे मुंतकिल करना है, अपने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पार्किंग है वहाँ पे मुंतकिल करना है, तो मैंने उसका साथ दिया, मेरे साथ तो ख़ुद इन्होंने गलत बयानी की। तो इस पे फिर जाहिद इकबाल को कहा गया कि आपने जो भी कहना है, आपको पहले तो बग़ैर पूछे मेरी गाड़ी का इस्तेमाल, यानी सेक्रेटरी की जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और फिर उनसे कहा गया कि आप जाके जो भी आपने कहना है रजिस्ट्रार साहब से कह दें। तो रजिस्ट्रार साहब को जाके जाहिद इकबाल ने सारी स्टोरी बयान कर दी और फिर इनको वहाँ से अरेस्ट भी करवा लिया गया। और जैसा कि अब तक रिपोर्ट हुआ है कि जाहिद इकबाल जो हैं इस मामले पर पुलिस के साथ ताउन भी कर रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में भर्तियों के हवाले से है। वो भर्तियों की नाज़रीन कहानी ये है कि एक उर्दू सेक्शन 2014-15 में एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था साबिक चीफ जस्टिस जवादिस ख्वाजा साहब ने, जिसमें काजी फायसा साहब थे, दोस्त मोहम्मद ख़ान थे, कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी ज़बान तो उर्दू है लेकिन वो नाफज नहीं है, तो सरकारी ख़त व किताबत भी उर्दू में होने चाहिए। तो काजी फायसा भी उस फैसले के सिग्नेटरी थे। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आर्टिकल 184(3) के उर्दू में तर्जुमे के साथ जारी किए जाएँ, तो उर्दू सेक्शन बनाने का उनकी तरफ से मुशावरत करके फ़ैसला हुआ, मुतलका जज के साथ फ़ैसला करके मुशावरत करके। तो उस पर नाज़रीन इश्तिहार एक दिया गया था जनवरी 2024 में, आज से यानी 9 माह पहले, कि एक हमने एडिटर रखना है, एक सब एडिटर रखना है, हमने कुछ ट्रांसलेटर रखने हैं, और भी कुछ पोस्टें पब्लिक की गई, उनके हवाले से भी जो है वो एप्लीकेशंस मांगी गई। लेकिन ये जो एप्लीकेशन थी जिसमें सब एडिटर और एडिटर की थी और ट्रांसलेटर की थी, ये इसके ऊपर कमो बेश जो है वो तकरीबन कोई 24-2450 लोगों ने अप्लाई किया। कोई 150 लोग जो है वो
आए एडिटर की सीट पे, 290 लोग आए सब एडिटर की सीट पे, 2100 से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने ट्रांसलेटर की सीट के ऊपर जो है अप्लाई किया। और इसकी जो कमेटी थी मुतलका, उस मुतलका कमेटी में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जिसको कहते हैं, उसमें सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, रजिस्ट्रार साहबा हैं और एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जब इतनी बड़ी तादाद में ये एप्लीकेशंस आ गई इन तीनों सीटों के लिए और बाकी पोस्टों के लिए भी, तो स्क्रूटनी करना मुश्किल हो गया। तो स्क्रूटनी करने के लिए मज़ीद जो हेल्प की गई, हासिल की गई, वो 2 और गालिबन एहलकारों से हासिल की गई। एक अपने सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मुश्ताक साहब से, और जो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बदयाल के सेक्रेटरी थे इरशाद नजम साहब, उनसे, और गालिबन कोई एक तीसरी शख्सियत भी थी। तो उनसे कहा गया कि आप ये इसकी स्क्रूटनी करें, हेल्प करें। तो उन्होंने फिर उस कमेटी ने, ये जो मतलब एक तो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी थी, लेकिन जो साथ में ऐड लोग किए गए, उनको जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, डॉक्टर मुश्ताक साहब को, इरशाद नजम साहब को, एक और शख्सियत भी उनके साथ थी, तो उन्होंने पहले तरीक़ाकार वाज़ेह किया कि जो एप्लीकेशंस आई हैं इसमें एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि कितने फ़ीसद मार्क हासिल करने वाले लोग जो है उनकी एप्लीकेशंस हम लिफ्ट कर लेंगे और बाकी एप्लीकेशंस हम निकाल देंगे। मतलब जो भी उन्होंने तरीक़ाकार तय किया, इस तरीके से तरीक़ाकार जो है वो तय कर लिया। उसके बाद जब उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, अच्छा जी, 1 मिनट आज जलसे के शुरा से पुलिस पर पथराव की जो है वो ख़बर आ रही है कि रूट की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, और जब पुलिस की जानिब से रोका गया जलसे के शुरा को, तो पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव किया गया है। अब नाज़रीन, ये 7:30 बज चुके हैं, तकरीबन 7:30 बजने वाले हैं, तो ये आलम है कि अभी तक लोग जो है जलसे का इख्तिताम होना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस का मामला है, पुलिस जाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाने। तो वो फिर जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो फिर ये देखा गया भी आया कि डायरेक्ट इंटरव्यू किए जाएँ या टेस्ट करवाए जाएँ, मतलब रिटन टेस्ट लिया जाए। तो फिर रिटन टेस्ट लेने का भी फैसला किया गया कि इनसे हमने ट्रांसलेशन करानी है, तो रिटन टेस्ट के ज़रिए इनकी कैपेसिटी तो देखें कि ये ट्रांसलेशन कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन ये भर्तियों का जो इश्तिहार दिया गया, उस इश्तिहार से लेके कि उस इश्तिहार में क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और जो उसमें एप्लीकेशंस मांगी गई, फिर जो ये कमेटी जो बनी जिसने शॉर्ट लिस्टिंग की, और फिर इस कमेटी ने जब ये कहा कि इंटरव्यू करने हैं, टेस्ट करने हैं, तमाम मामलात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अप्रूवल शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अप्रूवल दी कि हाँ ये इसी तरीका ऐड दिया जाए। उसमें लॉ का भी शर्त रखी गई, उसमें सोशल साइंसेस की भी शर्त रखी गई, उसमें MS मांगा गया, उसमें PhD मांगे गए और क्वालिफ़िकेशन रखी गई। तमाम चीज़ें मंसूर अली शाह साहब के नोटिस में ला के उनकी मंजूरी के साथ, उनकी सिग्नेचर के साथ करवाई गई। अब टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, उसमें कोई 5 लोग जो है वो ऊपर आ गए। 3 एक सीट के लिए थे, 2 एक सीट के लिए थे। तो इंटरव्यू हुए जुमे के रोज़, और मंसूर अली शाह साहब ने इंटरव्यू करने के बाद कहा कि ये तो इनके पास डिग्री जो है, इनके पास तो ट्रांसलेशन की कोई डिग्री नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क में अगर कोई ट्रांसलेशन की डिग्री कोई ऑफ़र कर रहा है, मतलब MA की, उसमें MS या कोई और, वो सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी करे, और वो भी अरबिक में, उर्दू में नहीं, अरबिक में, उर्दू इंग्लिश नहीं। बाकी हमारे 1-2 यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो सिर्फ इस हद तक है कि आप BS कर सकते हैं ट्रांसलेशन डिग्री में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि मतलब ये क्वालिफ़िकेशन ठीक नहीं मांगी गई, हालांकि ऐड जो है उनके मंजूरी के साथ जारी हुआ था। लेकिन बहरहाल ये हुआ है कि रजिस्ट्रार साहबा ने इस सारे मामले पे नोट बना के चीफ जस्टिस को पुट कर दिया है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ इस मामले का फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमारे दोस्त ये जो कह रहे हैं ना कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ क्यों करना चाह रहे हैं, आने वाले चीफ जस्टिस को करने दिया जाए, तो मैंने शुरू में बता दिया था कि ये प्रोसेस जनवरी 2024 से इनिशिएट हुआ था। और वैसे भी अगर हम ये देखें तो ये बेबी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की है। बुक्स में आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मेरे पास ये खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि काजी ने साजिश की, ये काजी फ़ायज़ के ख़िलाफ़ साजिश हुई, वक्त ना होने पे और डेवलपमेंट होने की वजह से वो खबर आपके साथ में नहीं शेयर कर सका। लेकिन बुक्स काजी फ़ायज़ में जितना झूठ बोलना है लोग बोले जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।